स्टार्ट करते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बायनेंसी चर्चा करेंगे। बायनेंट फोर्स एंड बायनेंसी की बात करेंगे और उसमें पहला है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। पहले इसको समझते हैं और समझने के बाद देखते हैं कि कैसे इसे अप्लाई करेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं। क्या करना है अपन को, इसको समझ लेना है। समझते हैं इसको, क्या है ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एक ये वेइंग मशीन है। वेइंग मशीन इसको कहाँ पे मेजर किया गया है। एक मान लो कि कोई मास रहा होगा, उसका वेट मेजर किया गया है एयर में। कहाँ मेजर किया गया है, एयर। तो उस समय उसका जो मास वेइंग मशीन रिप्रेजेंट कर रही थी, दिखा रही थी, वो है 5 kg। कितना है, 5 kg। एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड या वाटर मान लो, सबसे आसानी से अवेलेबल होना है लिक्विड। उसको एक अलग वेइंग मशीन में रखा गया और जब उसको अलग वेइंग मशीन में रखा गया तो उसने उसका मेजरमेंट देखा गया तो वो 10 kg का मास दिखा रहा था। ये तो पहली सिचुएशन हमारे पास ऐसी हो गई। ये हमारे पास पहली सिचुएशन ऐसी हो गई, ठीक है ना। अब हमने क्या किया कि इस मास को उठाया और ऐसे लिक्विड में डाल दिया। हमने देखा, रीडिंग देखी। रीडिंग में क्या देखा, रीडिंग में ये देखा कि ये जो पहले एयर में ये वेइंग मशीन, जिसको मैं W1 कह देता हूँ, W1, और इसको मैं W2 कह देता हूँ। वेइंग मशीन W1 जो एयर में रीड कर रही थी वो 5 kg रीड कर रही थी इस मास को। W2 जो रीड कर रही थी वो इस कंटेनर में भरे हुए लिक्विड, मान लो कि उसकी डेंसिटी रो है, उसको जो रीड कर रही थी वो 10 kg रीड कर रही थी। कितना रीड कर रही थी, 10 kg। अब आपने इस इंस्ट्रूमेंट को इस पूरे सिस्टम को उठाया और लिक्विड में डिप कर दिया। तो अब देखा ये कि जो W1 अब जो रीड कर रहा है, W1 अब वो रीड कर रहा है हमारे पास 3 kg, और W2 जो रीड कर रहा है वो हमारे पास रीड कर रहा है 12 kg। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। इसका मतलब ये है कि जब ये मास इस लिक्विड में आपने डाला होगा तो इसने अपने, ये मास ने इसके बराबर के जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल थे उनको डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि जगह तो रही नहीं होगी, तो पूरा भरा रहा, उसको डिस्प्लेस कर दिया है। बिल्कुल यहाँ तक कंप्लीटली फिल्ड था, बिल्कुल यहाँ तक भरा हुआ था। इसको कैसे डिस्प्लेस कर दिया, इसको जब डिस्प्लेस कर दिया तो जो मॉलिक्यूल हैं वाटर के पार्टिकल्स हैं, उन्होंने इसके ऊपर, इस मास पर ऊपर को फोर्स लगाया होगा। कितना लगाया होगा, पहले 5 kg था एयर में, अब लिक्विड में रखा तो 3 kg रीड कर रहा है। इसका मतलब 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, 2 kg के मास में लॉस आया, 2g वेट, 2 kg का इसमें चेंज आया मास में। लेकिन यहाँ कैसे बढ़ गया, तो ध्यान रखिएगा, फोर्स कभी भी सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता। अब आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लो आपके पास कोई मास है, उसको जब आप ऐसे उठाओगे ऐसे, तो आपने ये फोर्स लगाया किस पर, मास पर, ऊपर पे फोर्स लगाया मास को, तो मास भी तो लगाएगा आप पे फोर्स, तो वो फोर्स ट्रांसफर हो जाएगा वेट, किधर को, नीचे को ट्रांसफर हो जाएगा। तो भाई एक्चुअली जब आप कोई चीज, मान लो समझो कि आप कोई चीज उठाते हो, जैसे गांव में छप्पर उठाना होता, छप्पर समझते हो ना, हाँ, उसमें उठाना होता तो क्या करते हैं, पैर को पहले सेट करते हैं और फिर उसको उठाते हैं, ऐसे पैर से ताकत लगाते हैं, ऐसे उठाते हैं। तो आपने हाथों से तो छप्पर को उठाया, लेकिन उसका वेट ट्रांसफर हुआ आपको,
यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर के पार्टिकल ने इस पर फोर्स लगा दिया ऊपर को, तो इसके मास में चेंज आ गया। कितना आया? 5 से 3 kg हो गया। लेकिन ट्रांसफर भी तो हुआ होगा भाई, वो नीचे को चला गया, तो ये देखो इसने रीड करने लगा 12 kg। ठीक, ये एक बात हमको समझ में आनी चाहिए। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया कि सेम लिया गया, बिल्कुल यही मास था जो एयर में रीड कर रहा था 5 kg, यही कंटेनर रीड कर रहा था 10 kg। लेकिन इस बार क्या किया, ये कंटेनर में एक ओपनिंग दे दी, यहाँ पर एक ओपनिंग दे दी, यहाँ पर एक ओपनिंग दे दी कि भाई अब देखते हैं क्या होता है। जब इस मास को इसमें कंप्लीटली डिप किया गया तो वेइंग मशीन W1 ने तो अभी रीड किया 3 kg, कोई डाउट नहीं। वेइंग मशीन W2 ने इस बार रीड किया 10 kg, जो कि पहले था जब आपने मास नहीं डाला था। और इस बार एक और नई वेइंग मशीन ने रीड किया, W3 रीड किया इस बार 2 kg। मतलब ये है कि इसके मास में कितने का चेंज आया? 2 kg का। और जरा ध्यान से देखो यहाँ कितना मेजरमेंट आ रहा है? 2 kg। तो जो कुछ इसमें चेंज आया, जो इसमें चेंज आया, इस W1 की रीडिंग में जो चेंज आया है, वो चेंज कितना है? इतना इस मास ने वाटर डिस्प्लेस किया। यहाँ से कितना वाटर डिस्प्लेस हो गया, या लिक्विड कितना डिस्प्लेस हो गया? 2 kg का, क्योंकि ये तो अभी भी 10 kg। तो जब ये मास आपने इसके अंदर डाला तो इसने 2 kg का वाटर या लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया। और वो 2 kg है क्या बेसिकली? ये 2 kg वही फोर्स है, 2 kg मास या 2 kg वेट का वही फोर्स है जो ऊपर 5 kg पे लगा था, जिसने उसके मास को 3 kg कर दिया। ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं? ये वाटर मॉलिक्यूल्स इस पर ऊपर को फोर्स लगा रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स इस पर ऊपर को फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स का नाम है हमारे पास अपथ्रस्ट। क्या बोलते हैं हम उसे? अपथ्रस्ट। इसी को बायंसी भी बोलते हैं, फोर्स ऑफ बायंसी या बायंट फोर्स। ये क्या है? जब आपने उस मास को लिक्विड के अंदर डुबोया, उसका एरिया डूबा कि वॉल्यूम? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड है ना। किसने फोर्स लगाया उस मास पर? लिक्विड ने। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। देख लो आप, ध्यान से देखो। अब यही अपथ्रस्ट बायंसी, और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम लिखते हैं FB से, इससे लिखेंगे FB से, और अच्छे से समझते हैं। देखो, हम मान लेते हैं कि लेट डेंसिटी ऑफ substance is equal to rho s। तो सब्सटेंस का मास हम लिख सकते हैं अगर उसका वॉल्यूम V हो तो, एंड वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू V। ठीक, तो मास क्या लिख सकते हैं हम? मास लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब नीचे पर इसको फोर्स लगेगा, वो फोर्स कौन सा लगेगा? ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी के कारण नीचे फोर्स लगता है, और उस फोर्स को हम बोल सकते हैं डाउनवर्ड थ्रस्ट या वेट, है ना। क्या बोल सकते हैं हम? वेट या डाउनवर्ड थ्रस्ट। वो कितना होता है? mg हो जाएगा V रो s इंटू जी। अब जरा आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से बताते हैं जो आपकी लाइफ में होता है। पहले इसको समझाते हैं, फिर प्रैक्टिकल में समझाते हैं।
मान लो ये ऐसे क्या था, वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसे जुड़े हुए थे, ऐसे रखे थे पानी में, ये पानी में है, वाटर के मॉलिक्यूल्स सब एक दूसरे से सेट थे। अब आपने यहाँ पर एक सब्सटेंस ऐसे डिप किया, देखो ऐसे, तो उसने जगह बना ली, जगह बना ली ना, ऐसे आ गया। अब इसने जगह बना ली है, ये नीचे क्यों आया, ये वाला सब्सटेंस आया ग्रेविटी की वजह से नीचे। तो ये जो बगल के अगल बगल के मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हीं को डिस्टर्बेंस हुआ बेसिकली, तो यही इस पे फोर्स लगाएंगे, यही इस पे फोर्स लगाएंगे और कहेंगे तुम भाई बाहर जाओ, तुम्हारे कारण डिस्टर्बेंस हो रहा है। एक एक्सपेरिमेंट में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे आप ट्रेन का एक्सपेरिमेंट ले लो कि ट्रेन की बर्थ में आप सीट पे आप बैठो, बैठने की जगह है 4 लोगों के लिए, बैठने की जगह है 4 लोगों के लिए, उसमें पाँचों आदमी आके बैठ जाए, तो आपसे क्या कहेगा, भाई थोड़ी सी जगह दो, और अपने आप को सेट करता है। आपने जगह दे दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको प्रॉब्लम होने लगती है, और आपको जितने पार्ट से प्रॉब्लम होती है वहीं पे फोर्स लगाते हो। आप समझ सकते हैं, जितने पार्ट से आपको प्रॉब्लम होती है वहीं पे आप फोर्स लगाते हैं। ये वही बात है कि जितने पार्ट से यहाँ वाटर मॉलिक्यूल या लिक्विड को इस मास पार्ट बॉडी से, इस बॉडी से प्रॉब्लम है, उतने ही पार्ट में फोर्स लगाएगा। अगर ये पूरा डूबा है वॉल्यूम तो पूरे में फोर्स लगेगा, अगर हाफ सबमर्ज है तो आधे में लगेगा, डिपेंड करता है कितना डूबा हुआ है। ठीक, तो ये हमने यहाँ पर वॉल्यूम की बात करी। मान लो अगर फुल्ली कंप्लीटली सबमर्ज है, पूरा डूबा हुआ है, तो वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही हमारे पास बायएंड फोर्स का फॉर्मूला है। ठीक, अब हम इसको पहले प्रूव करते हैं। ये तो हमने तो आपको प्रैक्टिकली ऐसे बता दिया है कि ये फार्मूला होता है, हम इसको प्रूव करते हैं। पहले एक बात है, उसको लिख लो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हमने ये बायएंड फोर्स बताया कितना होता है और बायएंड फोर्स कैसे निकाला जाता है, उसका प्रूफ देखते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, when a body is immersed in a fluid, when a body is immersed in a fluid, partially or wholly, partially or wholly, wholly means संपूर्ण वाला wholly, wholly, partially or wholly, it experiences an upward force, it experiences an upward force equal to the weight of the volume, it experiences an upward force equal to the weight of the volume of the fluid displaced by the body, equal to the weight of the volume of the fluid displaced by the body, displaced by the body। ठीक, अब हम उस बायएंड फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं क्या है उसका कैलकुलेशन हमारे पास। हम उस बायएंड फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। ये हमने बना लिया डायग्राम के थ्रू, उसको समझ लो, बना लो उसको, सब बातें हैं समझ में आनी चाहिए हमारे पास। अब हम इस बायएंड फोर्स की चर्चा करते हैं, सॉरी प्रूफ देखते हैं कि इसको कैसे प्रूफ करें। देखो, यही बायएंसी है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के थ्रू बायएंसी बताया गया। हम उस बायएंड फोर्स की चर्चा कर रहे हैं, हम उस बायएंड फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो भाई, मान लो आपके पास जो कंटेनर है, एक इस पे आपने एक लिक्विड भर दिया है, एक कंटेनर में आपने एक लिक्विड को भर दिया है। मान लो उस लिक्विड की
डेंसिटी रो एल है। यहाँ पर एक सब्सटेंस आपने इसके अंदर ऐसे डाल दिया है। कंप्लीटली फील्ड की बात करेंगे और हम एक जनरल फॉर्मूले में उसको लिख देंगे, ठीक है। मान लो इस टॉप मोस्ट पॉइंट की हाइट h1 है और इस बॉटम मोस्ट पॉइंट की कहीं टच नहीं करा है नीचे, ध्यान रखने वाली बात यह है, कहीं टच नहीं करा है इसको। यह हाइट मान लो h2 है और इन दो हाइट के बीच का जो डिफरेंस है इसको मैंने बोला कि वो h है और वो कितना हो जाएगा h2 माइनस h1, ठीक। ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, ओपन टू एटमॉस्फेयर की बात करें तो यहाँ पे फोर्स निकालते हैं। पहले इस लाइन पे फोर्स निकालेंगे तो हम इसको फोर्स का नाम दे देते हैं F1। मान लो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है A। फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम, प्रेशर इनटू एरिया, और तो कुछ लिख नहीं सकते, प्रेशर इनटू एरिया। यहाँ पर प्रेशर P0 प्लस H1 रो इंटू जी। बट यहाँ रो कौन सा, यहाँ पर रो लिक्विड का, भाई तो और कौन प्रेशर लगा रहा होगा, लिक्विड ही तो लगा रहा होगा। तो रो L इंटू जी इंटू एरिया, ठीक। जरा इस जगह की बात करो, F2 लिखते हैं, P0 प्लस H2 रो L G इंटू एरिया, ठीक। अब ये पूरा का पूरा सिलेंडर या सिस्टम जो है वो रेस्ट पे है, इसका मतलब इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। कहाँ का फोर्स ज़्यादा है, नीचे का, नीचे का ही फोर्स ज़्यादा है, ये वाला ही तो ज़्यादा है। ये फोर्स किधर को लगेगा, ऊपर, और ये किधर को लग रहा है, नीचे, है ना। तो हमको नेट फोर्स चाहिए, हमारे पास नेट फोर्स कितना होना चाहिए, ये कहीं पर नहीं जा रहा, इसका मतलब इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। वही बायंट फोर्स है, तो F नेट कितना, F2 माइनस F1। F2 कितना हमारे पास, तुम ध्यान से देखो, P0 से P0 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। रो L G A H2 माइनस H1, एरिया इंटू हाइट, रो L G A इंटू H, ये तो है। एरिया इंटू हाइट इज नथिंग, इट इज वॉल्यूम, V रो L इंटू G। यही हमारे पास नेट फोर्स आ गया है अगर ये इक्विलिब्रियम है। इसी का नाम है बायंट फोर्स या अपथ्रस्ट, या अपथ्रस्ट, बायंट फोर्स या अपथ्रस्ट, ठीक। अब मान लो ये कंप्लीटली डूबा हुआ हो तो वॉल्यूम इनसाइड, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना है वॉल्यूम इनसाइड। थ्रस्ट हमारे पास, इसको थ्रस्ट या बायंट फोर्स, इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इनसाइड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी, इनटू जी, ठीक। इस बात को नोट कर लो। और इसमें 2-3 बातें लिख लेते हैं। क्या लिखना है 2-3 बातों में, वो 2-3 बातें लिखते हैं। पहला पार्ट लिखो, पहला पॉइंट, एक पॉइंट वाइज लिखो, ठीक। The product of body volume and density of liquid, the product of body volume and density of liquid gives us the mass of the liquid, gives us the mass of the liquid displaced by the volume
displaced by the volume of body even if the body is partially submerged. Even if the body is partially submerged. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रिगार्डिंग बायंसी, और एक डैश में डैश लगाओ, उसके बाद एक पॉइंट, दो तीन पॉइंट आगे लिखने हैं, समझते हैं। लिखो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ द बॉडी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ द बॉडी सच एज इट्स मास, साइज, डेंसिटी, except the volume of body inside the fluid. Except the volume of the body inside the fluid. ठीक, this is why two bodies of different masses, this is why two bodies of different masses, shapes and sizes may experience same thrust, when their volumes inside a fluid are equal. ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वी इन या वी इनसाइड को हमने वो लिखा है वी इन, ये जो हमने लिखा है वी इन, इसी की बात करेंगे। वी इन is volume of fluid, V in is volume of fluid displaced by body, and may or may not be equal, to the volume of body, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायंट फोर्स, is at the center of mass of displaced fluid, which may or may not coincide the center of mass of body, ठीक, ऐसा हो सकता है कि बायंट फोर्स जो लग रहा है वो ये भी हो सकता है कि बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास हो जाए, और ये भी हो सकता है कि जो फ्लूइड हो या बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास ना हो। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि बायंट फोर्स कहाँ से पास होगा, जो लिक्विड या फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ है उसके सेंटर ऑफ मास से, जो लिक्विड और फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ है उसके सेंटर ऑफ मास से बायंट फोर्स पास होगा। ठीक है ना? ठीक, अब इसमें एक और बात समझते हैं। लिखो हेडिंग, हेडिंग नहीं, हेडिंग ही लिख लो,
हेडिंग लिखो, क्या है हमारे पास हेडिंग में, apparent weight of immersed body, apparent weight of immersed body। ठीक, हम apparent weight की बात करेंगे। ये हम जानते हैं कि जब हम किसी बॉडी को किसी फ्लूइड में डुबोएंगे तो उसके वेट में फर्क आता है, फोर्स लग जाता है ऊपर को, बाय इंटू फोर्स, और अगर ऊपर को फोर्स लग गया तो उसका वेट चेंज होगा। मान लो कोई बॉडी है, आपने ले लिया ऐसे एयर में, इसे मेजर करो, इस बॉडी की बात करो जिसका मास m है, ये एयर में है, तो W एयर मान लो कितना, उसको मैंने W कह दिया। अब जब आपने इसको उठा के एक लिक्विड में डाल दिया है, अब इसको उठा के आपने एक लिक्विड में डाल दिया है, तो इसके मास में चेंज आएगा, सॉरी, ऊपर को फोर्स लगेगा, मास में चेंज नहीं आएगा, ऊपर को फोर्स लगेगा। मान लो ये इस बॉडी का जो डेंसिटी है वो रो एस ले लेते हैं और लिक्विड की डेंसिटी रो एल ले लेते हैं। ये लिक्विड में है तो मान लो यहाँ पर कितना हमारे पास वेट आएगा, W तो नहीं आएगा, W से कम ही आएगा, W से कम आएगा, कितना आएगा, तो उसी को हमको निकालना है कि मान लो कि वो W से कम जो हमारे पास आ रहा है वो कुछ W डैश इसने रेट किया है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एपरेंट वेट। एपरेंट वेट मतलब क्या, एक्चुअल वेट माइनस ऊपर को लगने वाला फोर्स यानी अपथ्रस्ट या बायएंट फोर्स। ठीक, एक्चुअल वेट हमारे पास कितना है, जो एयर में हमने उसे मेजर किया है वो कितना है हमारे पास, वो W है, और एपरेंट वेट यही हमने इसको W डैश कहा है, इसी को एपरेंट कह देते हैं, कुछ मेजर किया होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं W एपरेंट बराबर W अपथ्रस्ट कितना, पूरा का पूरा मान लो वॉल्यूम आपने डुबो दिया है, पूरा का पूरा मान लो वॉल्यूम डुबो दिया है, तो उसकी बात करो, मान लो पूरा वॉल्यूम डूब गया है, तो वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू G। बट वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, इसको कुछ लिखा जा सकता है मास और डेंसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं इस वॉल्यूम को, डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर मास बाय डेंसिटी, लेकिन डेंसिटी किसकी, सब्सटेंस की, और W कितना है, एयर में जो से मेजर किया है वो है mg, ये तो होगा, एयर में जो आपने मेजर किया उसका वेट कितना है mg है, तो यहाँ पर हम W एपरेंट की बात करें तो हो जाएगा हमारे पास mg माइनस वॉल्यूम की जगह पे हो जाएगा mg डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं W एपरेंट कितना, W एपरेंट बराबर mg 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, और mg कितना है, फिर से W है, तो 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, यही हमारे पास W एपरेंट आ गया, यही हमारे पास W एपरेंट आ गया है, यही हमारे पास W एपरेंट
पास W एपरेंट आ गया है। सही लिखा हमने? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना भाई? अच्छा भाई, एक और कॉन्सेप्ट इसमें देख लेते हैं। हेडिंग लिखो, इसी का पार्ट है, या पॉइंट लिख लो, हेडिंग रिगार्डिंग पॉइंट। रिलेटिव डेंसिटी। हम रिलेटिव डेंसिटी का एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जानते हैं ना इसका फॉर्मूला? अब हम इस बायंट फोर्स की हेल्प से निकालेंगे। हम इसके हेल्प से निकालेंगे, बायंट फोर्स की हेल्प से। रिलेटिव डेंसिटी का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, रिलेटिव डेंसिटी। क्या फॉर्मूला हम लिखते हैं? वो हम लिखते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस divided by density of water है ना, ऐसा कुछ लिखते हैं हम। और बायंट फोर्स की हेल्प से रिलेटिव डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना? तो हमारे पास क्या, हम इसको लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। मान लो कि लेट रो एस इज व्हाट? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, और रो W इज व्हाट? डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना? तो हमें भाई रो एस बाई रो डब्ल्यू चाहिए। क्या चाहिए हमें? रो एस बाई रो डब्ल्यू चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा है, क्या लिखा है? लॉस इन वेट। कितना होता है लॉस? पहले 5 kg मेजर कर रहा था, फिर बाद में 3 kg मेजर कर रहा था, यानी 2 kg का लॉस हुआ। तो 2 kg क्या था? वही तो बायंट फोर्स था, अपथ्रस्ट। लॉस इन वेट मतलब नथिंग, इट इज अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट को क्या हम लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? है ना, लिख सकते हैं ना? ये भी तो लिख सकते हैं इसको। जब उसने मेजर किया था 5 kg, कहाँ पे मेजर किया था? एयर में। 3 kg कहाँ पे मेजर किया? वाटर, लिक्विड में। तो 2 kg का लॉस आया था। तो हम इसको भी तो लिख सकते हैं। लॉस इन वेट मतलब क्या? वेट ऑफ बॉडी या सब्सटेंस इन एयर माइनस weight of substance in liquid। यही तो लिख सकते हैं, weight of substance in air minus weight of substance in liquid। यहाँ liquid मतलब क्या है? water है। यहाँ liquid का मतलब हो गया water, यहाँ water लिख दो। यही हमारे पास अपथ्रस्ट है। तो हम इस अपथ्रस्ट को क्या लिख सकते हैं? FP, यही अपथ्रस्ट है। तो वेट इन एयर, W इन एयर माइनस W इन वाटर, इसको W ही लिख देते हैं, ठीक है ना? W इन एयर माइनस W इन वाटर, ठीक? W इन वाटर, ये इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया हमने। कितना लिख लिया हमने? इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया है, ठीक? इधर ये लिख चुके होंगे अगर हम अब तो
देखो जरा, अब हम इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा करेंगे। देखो, वेट इन वाटर क्या लिख सकते हैं? उसको हम लिख सकते हैं वेट इन एयर माइनस एफ बी। तो वेट इन एयर कितना है हमारे पास? वेट इन एयर कितना है? कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? थोड़ा सा ये यहाँ एयर लिखो और ये वाटर, ठीक। वेट इन एयर कितना है हमारे पास? वेट इन एयर हमारे पास कितना है भाई साहब? इसमें कॉमन ले लो, देखो आएगा 1 प्लस वेट इन वाटर डिवाइडेड बाय बायट फोर्स, है ना? हाँ, वेट इन वाटर डिवाइडेड बाय बायट फोर्स। वेट इन एयर हमारे पास कितना है? अभी हमने डेंसिटी कितनी मानी है लिक्विड की और इसकी? हाँ, हमने वाटर की मानी है रो डब्ल्यू और सब्सटेंस की मानी है। तो एयर में कितना हो जाएगा? वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इनटू जी। बायट फोर्स कितना हो सकता है? पूरा का पूरा रो दिया, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड मतलब यहाँ पर वाटर, इनटू जी, ठीक। 1 प्लस वाटर डिवाइडेड बाय एफ बी। कुछ भी गलत नहीं लिखा। वी जी से वी जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रो एस बाय रो डब्ल्यू ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। अब देखो जरा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 प्लस वेट इन वाटर डिवाइडेड बाय एफ बी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कुछ। क्या लिख सकते हैं? देखो, देखो ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं रो एस बाई रो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ बी प्लस डब्ल्यू वाटर डिवाइडेड बाय एफ बी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 रो एस बाई रो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना? एफ बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? एफ बी हमारे पास है डब्ल्यू एयर माइनस डब्ल्यू वाटर, यही तो है। एफ बी हमारे पास कितना है? डब्ल्यू एयर माइनस डब्ल्यू वाटर। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू एयर माइनस डब्ल्यू वाटर प्लस डब्ल्यू वाटर डिवाइडेड बाय डब्ल्यू एयर माइनस डब्ल्यू वाटर। लो भाई साहब, ये हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। ये कितना आ गया? वेट इन एयर डिवाइडेड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। बेसिकली लिखा है वेट इन एयर डिवाइडेड बाय अपथ्रस्ट, ये लिखा है, ध्यान से देखो। ये हो गया वेट इन एयर डिवाइडेड बाय लॉस इन वेट या अपथ्रस्ट, लॉस इन वेट, है ना? या इसको अपथ्रस्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। एयर में दिया हुआ है, ये हो जाएगा अपथ्रस्ट। देखो कोई गड़बड़ी तो नहीं करी मैं? बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं।
इस तरीके से भी पूछा जा सकता है आपसे, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है आपसे, है ना। तो हमने इसमें रिलेटिव डेंसिटी का भी निकाल लिया है। ठीक, अब इस पर कुछ हम बायन फोर्स रिलेटेड सवाल करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। तो हमारे लिए अच्छा एक और बात है, वो शायद हमें अपरेंट डिबेट में एक और काम करना पड़ेगा, एक और काम कर लेते हैं। अभी हमने अपरेंट डिबेट निकाला है एक्चुअल और वॉल्यूम से, सब्सटेंस इनटू लिक्विड का निकाला है, सब कुछ करके, है ना। तो एक और बात समझते हैं थोड़ा सा, ये छूटना नहीं चाहिए। पहले इन दो तीन बातों को कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल करते हैं। देखो एक हमारे पास एक और पॉइंट है, वो क्या है जरा उसको समझें। उस पॉइंट के विषय में चर्चा करते हैं। अच्छा, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी घटती है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी कम होती है, घटती है ना। तो जरा पहले उस बात को समझ लेते हैं और फिर चर्चा करते हैं। एक पॉइंट लिखो जरा, with rise in temperature, with rise in temperature due to thermal expansion of a given body, with rise in temperature due to thermal expansion of a given body, volume will increase, volume will increase while mass will remain unchanged, mass will remain unchanged, so density decreases, so density decreases। ठीक है ना। तो जरा इस बात को समझते हैं कि डेंसिटी डिक्रीज करती है क्योंकि हमें थ्रस्ट वाले फार्मूले को और मॉडिफाई करना है। तो पहले हम डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ एक रिलेशन लिख लेते हैं और फिर थ्रस्ट फार्मूले को देखते हैं। क्योंकि थ्रस्ट के फार्मूले यानी बायनेंसी में, बायन फोर्स में वॉल्यूम भी आता है और डेंसिटी भी आती है। तो टेम्परेचर को वेरी करो तो क्या होता है, इन सब चीज़ों पे हम सवाल करेंगे, है ना। तो डेंसिटी क्या है बेसिकली, मान लो कि ये फाइनल डेंसिटी रो है और इनिशियल डेंसिटी रो नॉट है। तो m बाई वी, m बाई वी नॉट, यहां से हमको क्या मिल सकता है, यहां से मिल सकता है हमको वी नॉट बाई वी, है ना। बट v इज इक्वल टू होता है वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये होता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। वहां पुट करो तो रो बाई रो नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये बहुत छोटा होता है तो 0.00 के फॉर्म में होता है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, रो इज इक्वल रो बाई रो नॉट इज इक्वल टू वी नॉट से नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको ऊपर ले आओ तो 1 प्लस गामा डेल्टा टी पावर -1। अब यहाँ बाइनोमियल लगा सकते हैं क्योंकि ये टर्म, ये गामा डेल्टा टी वाला ये पूरा का पूरा टर्म 1 से बहुत छोटा होता है, और अगर बहुत छोटा हो गया तो हम बाइनोमियल लगा सकते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा रो बाई रो नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस गामा डेल्टा टी
ये हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला आ गया है। टेम्परेचर के साथ डेंसिटी डिक्रीज करती है जबकि टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम इंक्रीज करता है। हमें ये चीज़ समझनी चाहिए। ये V क्या है? फाइनल वॉल्यूम। V नॉट क्या है? इनिशियल वॉल्यूम। रो क्या है? फाइनल डेंसिटी। रो नॉट इनिशियल डेंसिटी। ठीक। गामा क्या है? थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। गामा क्या है? थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। डेल्टा टी क्या है? राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर। ठीक है ना। अब हम जरा उस बात की चर्चा करेंगे जहां पर हमको थ्रस्ट के विषय में टेम्परेचर में चेंज लाने से क्या होता है। देख लो इसको। टेम्परेचर को चेंज करने से क्या होता है उस पर जरा हम चर्चा करेंगे। लिखे इसको। ठीक। देखो इसको सॉल्व करते इसको समझते हैं कुछ। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इस फार्मूले को ध्यान से देखो। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो हमारे पास थ्रस्ट का फार्मूला या बायएंड फोर्स का जो फार्मूला है वो क्या है हमारे पास, उसके विषय में जरा समझते हैं। ठीक है ना। किसी टेम्परेचर पे मान लो थ्रस्ट कुछ और है, टेम्परेचर में चेंज किया थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट मतलब बायएंड फोर्स। तो हमारे पास एफ बी को अब मैं टी एच करके लिख सकता हूँ या एफ टी एच लिख देता हूँ। ये दोनों एक ही बात है, एक साथ मैं भी लिख रहा हूँ। ये क्या होता है? वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, मान लो कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू, ये वॉल्यूम किसका? लिक्विड का नहीं, वॉल्यूम है सब्सटेंस का जो कि लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है। ठीक। तो हम दो बातें समझ सकते हैं। एफ डैश बाई एफ टी एच की बात करो तो वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। जी पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, जी तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। क्या मान लो कि कुछ वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ गया। मान लो टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक। हमारे पास ये फॉर्मूला है कि V इज इक्वल टू होता है V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और डेंसिटी में होगा रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो ये वॉल्यूम है ना, ये वाला वॉल्यूम, ये सब्सटेंस का है तो इसके लिए गामा अलग हो जाएगा, और डेंसिटी लिक्विड की है तो ये गामा अलग अलग हो जाएगा। जो हमने इससे पहले प्रूव किया उसमें लिक्विड का ही हमने वॉल्यूम और डेंसिटी की बात करी थी। यहाँ पर डेंसिटी की बात, अलग अलग बात कर रहे हैं सब्सटेंस की और उस लिक्विड की। ठीक। ठीक। क्या लिख सकते हैं? एफ टी एच डैश बाई एफ टी एच। मान लो टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ गया। पहले मान लो वॉल्यूम वी रहा हो, अब बढ़ के डेल्टा वी हो गया। डेंसिटी घटे, लिक्विड की डेंसिटी है ना, वॉल्यूम वी हो गया। ये डेंसिटी के विषय में आपका क्या कहना है? जी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जी कैंसिल आउट हो जाएगा। डेंसिटी के विषय में क्या करो? जी यहाँ डेंसिटी किसकी है? लिक्विड की। यहाँ डेंसिटी हमारे पास किसकी गिवन है? लिक्विड की डेंसिटी गिवन है। तो फाइनल डेंसिटी जो है वो इनिशियल डेंसिटी से कम होगी, है ना, डेंसिटी घट रही है। तो देखते हैं भाई,
लिए फाइनल डेंसिटी को क्या लिखें? अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा है, ये तो बाइनोमियल लगा के सॉल्व किया है। यहाँ हम फाइनल डेंसिटी को लिख सकते हैं इनिशियल डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड इनटू डेल्टा टी, है ना, और ये इनिशियल डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। कुछ दिक्कत तो नहीं? अच्छा, वॉल्यूम की अगर हम बात करें, वॉल्यूम किसका हम यहाँ बात कर रहे हैं? यहाँ पे वॉल्यूम हम बात कर रहे हैं सब्सटेंस की। वॉल्यूम किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं सब्सटेंस की। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं? V प्लस इस डेल्टा V को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा V मतलब V फाइनल इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस गामा S इंटू डेल्टा टी। ये आ जाएगा हमारे पास V गामा ऑफ सब्सटेंस इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय V। कुछ भी गलत तो नहीं लिखा? ये कुछ कट जाएगा तो 1/1 प्लस गामा L इंटू डेल्टा टी, यहाँ से V भी कट जाएगा, यह आ गया 1 प्लस गामा ऑफ सब्सटेंस इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड इंटू डेल्टा टी। देखा, कुछ भी गलत तो नहीं लिखा? गामा ऑफ द सब्सटेंस इंटू डेल्टा टी गामा ऑफ द, है ना। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं, उनके विषय में जरा सोचते हैं। तो आप इनको ऐसे एक बॉक्स में लिख लो, एफ टी एच डैश एफ टी एच 1 प्लस गामा ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड इंटू डेल्टा टी। ध्यान रखने वाली बात यही है, गामा ऑफ सब्सटेंस इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय गामा ऑफ लिक्विड इंटू डेल्टा टी। अब इसमें हम एक कंडीशन समझते हैं, ये थ्रस्ट या बाइंड फोर्स एफ बी लिख सकते हैं, लिख लो इसे, ये हमें पता होता है ना, ये एस बी। हमने उसी लिक्विड के वॉल्यूम, उसी लिक्विड की डेंसिटी की बात की थी, इसलिए इस केस में गामा दोनों का सेम, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम सब्सटेंस का है, वो एक सॉलिड मटेरियल हो सकता है, और लिक्विड का गामा और सॉलिड का गामा अलग अलग हो जाएगा। देखो भाई, हमारा काम उस फार्मूले से चल जाएगा। देखो, इसमें दो केसेस कह रहा है कि इफ गामा एस इज ग्रेटर देन गामा एल हो जाए, इफ गामा एस इज ग्रेटर देन गामा एल हो जाए, गामा एस अगर गामा एल से ज़्यादा हो जाएगा तो कौन सा थ्रस्ट बड़ा हो जाएगा? वो वाला डैश, अरे ये बहुत बड़ा है तो इट इम्प्लाइज व्हाट, इज ग्रेटर देन एफ टी एच, बड़ा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। और एपरेंट फोर्स को हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? देखो, एपरेंट को लिखा था मैंने एक्चुअल माइनस थ्रस्ट अपवर्ड, अप थ्रस्ट, तो ये थ्रस्ट लिखा था। अब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, एक और कंडीशन आपको गिवन है कि इफ गामा एस इज इक्वल टू गामा एल हो जाए, तो दोनों ही बराबर आ जाएंगे, तो थ्रस्ट बराबर थ्रस्ट हो जाएगा, एपरेंट वेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो एयर में होगा वो यहाँ पे भी होगा, है ना, सब बराबर हो जाएंगे।
एक हेडिंग लिखो, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ठीक, अब कोई चीज डूब तैरती कैसे है उसके विषय में हमको चर्चा करनी है। कोई चीज तैरती कैसे उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। देखो भाई, लॉ ऑफ फ्लोटेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। हाँ, जैसे मान लो आपके पास ये एक बॉडी है, एक लिक्विड है, एक सब्सटेंस है, ऐसे ऐसे कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। मान लो इतना इतना डूबा हुआ है। एक इस सब्सटेंस की मान लो डेंसिटी रो एस है और इसमें ये रो एल है। अब इसमें तीन केसेस हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि रो एस इज ग्रेटर देन रो एल हो जाए। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस हो सकता है रो एस बराबर रो एल हो जाए। तीसरा केस हो सकता है रो एल इज ग्रेटर देन रो एस हो जाए। तो पहला केस समझते हैं कि इफ रो एस इज ग्रेटर देन रो एल हो जाए। जरा इस पॉइंट इसमें लिख लो बात। the weight the weight of body will be more the weight of body will be more than upthrust the body will sink the body will sink the body will sink। ठीक, दूसरा हो सकता है कि रो एस इज इक्वल टू रो एल हो जाए। दूसरा केस क्या हो सकता है हमारे पास? इफ रो एस इज इक्वल टू रो एल हो जाए। इस केस में क्या होगा? बॉडी डूबते हुए तैरेगी। बॉडी पहले वाले केस में तैरेगी नहीं, फ्लोट नहीं करेगी, कंप्लीटली सिंक कर जाएगी। दूसरे केस में लिख लो, रो एस इज इक्वल टू रो एल, द बॉडी विल फ्लोट फुल्ली the body will float fully submerged the body will float fully submerged in neutral equilibrium anywhere in the liquid तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस ये हो सकता है आपके पास, if रो एस is less than रो एल हो जाए। इस केस में क्या होगा? बॉडी ऊपर आ जाएगी। बॉडी किधर को आ जाएगी? बॉडी मूव्स अपवर्ड। बस एक बात लिख लो, द बॉडी विल मूव अपवर्ड, द बॉडी विल मूव अपवर्ड। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिख लो, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड or immersed in liquid, immersed in liquid। जब बॉडी डूबते हुए तैरे, थोड़ा डूबा और तैरती रहे, तो क्या होगा उस पर? उसका वेट बराबर उसके थ्रस्ट के बराबर हो जाए।
इन केस ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, अगर हम ऐसी चर्चा कर लें, इन केस ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, एक न्यूमेरिकल है, इसको समझ सकते हैं। इन केस ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, न्यूमेरिकल के थ्रू इसको समझ सकते हैं। ये जो पॉइंट लिखाया है उसके लिए है। इन केस ऑफ फ्लोटिंग बॉडी क्या हो सकता है, वेट बराबर अपथ्रस्ट हो जाए। वेट क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड इंटू जी, ये लिखेंगे। तो वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इंटू जी। थ्रस्ट को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब मान लो अगर ये कंप्लीटली डूबा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, और कुछ पार्ट डूबा हो तो वॉल्यूम इनसाइड लिख सकते हैं। जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा वी रो एस इज इक्वल टू वी इनसाइड रो एल। आपसे ये पूछ रहा है कितना पार्ट ये बाहर होगा, तो कितना पार्ट बाहर होगा, जितना डूबा है उसको पूरे वॉल्यूम में सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको मिल जाएगा। तो पहले हम वॉल्यूम इनसाइड निकालते हैं कितना है, देखो कितना पार्ट डूबा हुआ है, ये तो पूछा सवाल में। वी इनसाइड कितना, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये है वी इनसाइड। तो आउटसाइड कितना हो जाएगा, वन माइनस यानी वी माइनस दिस वन। वी आउट अगर हम निकालना चाहें, वी ये हमने वी इन निकाला है, वी आउट निकालना चाहें कितना बाहर है, तो जाएगा वी माइनस वी इन, वी वन माइनस रो एस बाई रो ए। आपसे पूछा है सवाल में शायद फ्रैक्शन इमर्स्ड, फ्रैक्शन इमर्स्ड, तो लो भैया यही तो है कितना पार्ट डूबा है। कोई कठिन नहीं है ये, वी इनसाइड बाई वी, और वो कितना आ जाएगा हमारे पास, रो एस बाई रो एल। ठीक, रो एस बाई रो एल। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, चलो ठीक।